नमस्कार, मैं वकार स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे संधारित्र। तो अपना टॉपिक है संधारित्र। तो अब ध्यान से समझना कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक युक्ति है, एक ऐसी युक्ति जिसमें आवेश का संचय किया जा सके क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ठीक है। संधारित्र का अब इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो अपन कह सकते हैं इसका कि चित्र क्या है। तो चित्र के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या है? संधारित्र। इसको क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये क्या होगा? अपना कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है? नियत संधारित्र। नियत संधारित्र। और जो हमारा दूसरा होता है इसमें नियत नहीं होगा, ये वेरिएबल हो सकता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर इस तरीके से अगर आपको कहीं पे एरो लगे, मतलब कहीं पे आपको इस तरीके से कोई तीर का निशान बना हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना ये नियत है। तो ये क्या हो जाएगा? अनियत हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हैं परिवर्तित संधारित्र। तो ये क्या हो गया? परिवर्तित संधारित्र। ठीक है। ये परिवर्तित संधारित्र पढ़ लिया हमने, नियत संधारित्र पढ़ लिया। उसके अलावा हम पढ़ें संधारित्र के बारे में और डिस्कस करना चाहें तो हम संधारित्र कह सकते हो कि इसमें कितनी प्लेट होती है? इसमें दो समान आकार की प्लेटों को लिया जाता है। ठीक है, लिया जाता है, जिसमें एक को धनात्मक सिरे से और दूसरे को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अब मैं अगर थोड़ा सा बात करूं कि सर संधारित्र के बारे में, तो आप समझना संधारित्र जो अपनी बैटरी दे दिया आपने अपने घरों के अंदर, सबके अंदर बैटरी है, उस बैटरी के अंदर संधारित्र ही लगे होते हैं। होता क्या है इसके अंदर? एक इसकी प्लेट है, दूसरी प्लेट है, अगर एक को धनावेश जोड़े तो इसमें धनावेश आ जाता है, तो दूसरी पे वो आवेश स्थानांतरित नहीं होकर तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फिर इसमें वो संचय हो जाता है। क्या हो जाता है? संचय हो जाता है। अब संचय किस प्रकार होता है वो हम संधारित्र के प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, मतलब संधारित्र के सिद्धांत में अब हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। तो पहली बात तो ये है कि संधारित्र एक स्टोरेज डिवाइस है, मतलब कि संचय करने की युक्ति है। किसको? आवेश को, चार्ज को स्टोरेज करने का डिवाइस कौन सा होता है? अपना संधारित्र होता है। दूसरी बात कि संधारित्र में जो दोनों प्लेटें होती हैं दोनों का आकार समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अब ये नहीं है कि बड़ी छोटी ऐसा नहीं हो सकता, इसमें इक्वल होगी। तीसरी जो हमारे अगली बात है, नेक्स्ट जो हम इससे जुड़ी बात देखें तो एक ध्यान रखना है कि नियत में इस तरीके से होता है और जो परिवर्तित संधारित्र होता है वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है। और हम बात करें तो संधारित्र जो है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो अपना समांतर होता है, दूसरा अपना गोलीय संधारित्र होता है। लेकिन अभी सिर्फ हम ये स्टडी करेंगे, ये चीजें मैं आपको जस्ट इसके अगला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के बाद में हम उनको स्टडी करवा देंगे। ठीक है। तो संधारित्र से जुड़ी चीजें आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं संधारित्र का सिद्धांत कि संधारित्र में आवेश का संचय कैसे होता है, उसमें वो संचित कैसे होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका संधारित्र का सिद्धांत। तो सिद्धांत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखना ध्यान से। का सिद्धांत। ठीक है। तो संधारित्र का सिद्धांत देखो ध्यान से। तो संधारित्र सिद्धांत में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक प्लेट लेते हैं, ये हमने एक प्लेट ली, इसके ऊपर कौन सा आवेश दे दिया? धनावेश दे दिया। कौन सा आवेश दे दिया? धनावेश कर दिया। इस प्लेट को हमने किससे जोड़ा? किसी धनावेश, बैटरी के किसी धनावेश से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी के किसी धनावेश से जोड़ दिया। ये तो अपना हो गया चित्र ए। ठीक है। अब चित्र बी में क्या कहते हैं कि इसी
धनावेशित जो अपने पास है, इसी को बना रहा हूं मैं वापस। जो धनावेशित अपने पास छड़ थी, उस धनावेशित छड़ के पास समान आकार का कोई दूसरी छड़ लाई जाती है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, समान आकार की। पहली कंडीशन है समान आकार की कोई दूसरी छड़ लाई जाती है, जैसे मैं ये लेके आ गया, तो ये अपना क्या है, इसका समान आकार है, तो ये समान आकार की छड़ आ गई। अब इस समान आकार की छड़ में क्या करेंगे अपन, जैसे इस आवेश, जैसे इस छड़ को आप इसके पास लेके आओगे तो इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है, मतलब कि इसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित है उनमें ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण का मतलब जो माइनस है वो इधर चला जाएगा, अपन ने जैसे पहले अध्याय में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था प्रेरण, उसी तरीके से यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जितना उसके पास लेके आओगे तो ये इसमें उतना ही, ये प्लस माइनस इधर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा, माइनस इधर होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता, पहले प्लस होता। समझ आ गया? अब क्या करते हैं, अब जैसे अब इसमें प्लस हो गया तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब विभव में वृद्धि हो गई। अब इसमें और वृद्धि करनी है, तो और वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो आवेश है ये वाला, इसको भूसंपर्कित कर देंगे, तो अपना ये चित्र नंबर बी हो गया। अब सी के लिए हम बात करें तो हमने क्या किया कि इसके दूसरे वाले पार्ट को, ये तो अपना धनात्मक, इसमें तो रहने धनात्मक है, ठीक है, इसमें दूसरा धनात्मक अपने लिया और दूसरे वाले पार्ट को, इसके दूसरे वाले भाग को हमने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। क्या कर दिया, भूसंपर्कित। तो पर जो प्लस जो आवेश था वो कहां चला गया, धरती के अंदर चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है, माइनस। अब जैसे यहाँ पे ओनली माइनस, जैसा अपना ऋणात्मक चिन्ह बनता है, अब मुझे बताओ प्लस होता तो इसको विरोध करता, लेकिन वो विरोध तो चला गया जमीन में, तो विरोध वाला बचा नहीं, तो आकर्षण करने वाला बचा, इसका मतलब इसके विभव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और विभव में कमी होते ही इसके ऊपर और आवेश को मिला सकते हैं, और आवेश यहाँ उपस्थित होगा, फिर वो चला जाएगा, फिर और आवेश ला सकते हैं, फिर उपस्थित हो चला जाएगा, एक कंडीशन आ जाएगी इसके ऊपर और आवेश नहीं आ सकेगा, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये जो संधारित्र हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण आवेशित। तो इसका जो प्रिंसिपल है, आपको क्या करना है, आपको पहला एक बिंदु लिखना है, इसे लिखना कि एक छड़ लिया, उसके ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित है, धनात्मक आवेश उपस्थित है। फिर दूसरे में लिया कि उसी छड़ के पास हम एक दूसरी अनावश्यक छड़ लेके आते हैं, तो उसमें ध्रुवण हो जाता है, तो धनात्मक एक तरफ हो जाता है, धनात्मक एक तरफ हो जाता है, ऋणात्मक एक तरफ हो जाता है। फिर तीसरे क्या करते हैं कि जो छड़ लेके आए हम, मतलब इसको आप ऐसे बोल देना, ये तो हमारे पास ए छड़ है, ये ए छड़ है, इसको बी छड़ है, तो इसमें ऐसे फर्स्ट सेकंड डाल देना, तो आपको ये फर्स्ट कंडीशन से दिक्कत नहीं होगी। ये सेकंड चित्र है अपना, ये कौन सा चित्र है, थर्ड चित्र है अपना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी छड़ लेके आते हैं। तो बी छड़ को जैसे ही भूसंपर्कित करते हैं तो इसका जो धनात्मक आवेश होता है वो भू में चला जाता है, मतलब जमीन में चला जाता है, तो सिर्फ माइनस बचता है, तो इसके विभव में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो अपना छड़ ए है उस पर और आवेश ला सकते हैं, तो फिर वो चला जाएगा। इसका मतलब इसके जो इसमें धारिता है, जो संचय की स्थिति है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से जो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी छड़ या किसी संधारित्र, जो संधारित्र की दो प्लेटों के मध्य आवेश में परिवर्तित किए बिना विभव में कमी कर उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, इसका सिद्धांत। समझ आ गया? दो प्लेटों के मध्य आवेश को स्थिर रखकर विभव में कमी कर आवेश को स्थिर रखकर विभव में कमी कर उनके मध्य धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, हमारा संधारित्र का सिद्धांत है। समझ गए होंगे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको अपनी कॉपी में जिस तरीके से मैंने बताया वैसे आप लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना रहे तो आप अपने वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पर। जो संधारित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना समांतर और दूसरा होता है गोलीय। तो यहाँ पर लिखना है संधारित्र का प्रकार। तो यहाँ पर बात करें संधारित्र का प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। एक होता है समांतर संधारित्र और दूसरा कौन सा होता है? गोलीय संधारित्र। क्या होता है? गोलीय संधारित्र। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे समांतर संधारित्र। तो हमारा फर्स्ट क्या है? समांतर संधारित्र। अब समांतर संधारित्र के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। तो अपना पहला टॉपिक क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये अपनी कोई एक प्लेट है, इसी के समांतर कोई दूसरी प्लेट है। तो
तो ये कौन सा हो गया? समांतर। इसको प्लस से जोड़ दिया हमने, ये तो प्लस है और ये किससे जोड़ गया? ऋणात्मक। तो यहाँ पे कौन सा धनात्मक आवेश आ गया? धनात्मक आवेश आ गया। तो इसमें अंदर की तरफ दिखा देते हैं कौन सा धनात्मक आवेश है? धनात्मक आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी डी है। क्या दूरी है? डी है। यहाँ पर कौन सा आवेश है? ऋणात्मक आवेश। ध्यान रखना, अगर एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे क्या होगा? माइनस होगा। ये चीज समझ आई? इसका जो एरिया है क्रॉस वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है, अब हम सिंपलीफाई यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो हमने एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ा हुआ है कि जो अपना सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है? आयतन होता है। पढ़े ना अपन आयतन वितरण पढ़ा हुआ। आयतन वितरण के जो कांस्टेंट था वहां पर उसको कैसे प्रदर्शित किया था? सिग्मा से प्रदर्शित किया था। तो हम यहाँ सिंपल सा अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? एक के वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो की वजह से क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ आ गया? अब हम ये भी जानते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन A होता है कि नहीं होता है? किसने पढ़ाया अपन ने? सतह आवेश वितरण। सतह वितरण पढ़ा था ना, सतह आवेश वितरण में वहां हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र E था ये, तो E बराबर क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या? E इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इस बार फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे देना, इसको क्या दे देना? थर्ड। ठीक है, अब समीकरण थर्ड से हम बात करते हैं ना। अब हमें क्या निकालना है? इसका संधारित्र। अब C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। लेकिन यहाँ पर E बताया हमें। अब V का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है अपन यहाँ पर भी इतना E के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं V इक्वल्स होता है E डॉट D। आपके तो सर ये कैसे होता है? ये समझ नहीं आया तो इसलिए नोट लगा लेना यहाँ पर, ध्यान से देखो कैसे आता है ये। हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर V इक्वल्स टू KQ अपॉन R पढ़ा हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो KQ अपॉन R पढ़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ आपसे ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब यहाँ भी और यहाँ भी कर सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे R बच जाएगा। इस R को मैं D के बराबर मान लूँ और इसको मैं E बोल दूँ, KQ अपॉन R स्क्वायर क्या बोल दूँ मैं? E। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू E डॉट D। आ गया ना? कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया V इक्वल्स टू E डॉट D। तो यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं क्या? V इक्वल्स टू E की वैल्यू रखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D। कोई दिक्कत किसी को? अब जानते हैं। अब संधारित्र C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू रखो, ये रख दिया। V की वैल्यू रख दो Q D और V के ऊपर चल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसका मतलब यहाँ से क्या होता है? C समानुपाती होता है A के और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D से। ये दो चीजें निकल जाती हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे अपन इसका एरिया बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो किसका मान बढ़ेगा? संधारित्र का। और इनके बीच में अगर हम D को कम करते हैं, अगर D को हमने यहाँ कम किया तो C बढ़ जाएगा और अगर हमने D को ज्यादा किया तो C क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर इनके मध्य दूरी को हम कम करें तो संधारित्र जो होता है, जो धारिता होती है वो बढ़ जाएगी संधारित्र की, और अगर नहीं करें तो घट जाएगी। ठीक है, और कांस्टेंट रहना है तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि नियत रखना है तो नियत रहेगी। ये चीज समझ आई आपको कि समांतर प्लेट के संधारित्र क्या होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि जो संधारित्र की प्लेट है उनके मध्य पैरावैद्युतिक पदार्थ, जिसको अपन अभी पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने जब अपने अध्याय को स्टार्ट किया था उस टाइम हमने पढ़ा था, तो उसका जो प्रभाव है उसका प्रभाव क्या होता है? तो हमारा संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ माध्यम का प्रभाव। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई जो
संधारित्र की दो प्लेट हैं उनके मध्य हम किसी परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा तो सीधी सी बात है उसके जो संधारित्र जो होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं, हमारा ये कोई समांतर प्लेट है किसकी, संधारित्र की, और इस समांतर प्लेट पर यहाँ पर कोई धनात्मक आवेश उपस्थित है किसकी वजह से, क्योंकि इसको हमने किसी से जुड़ा हुआ है, एक धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाता है, फिर ऋणात्मक आवेश हो जाता है। ठीक है, दोनों का जो एरिया है वो एक समान है। अब इसके अंदर हम पैरावैद्युतिक पदार्थ भरते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक इसमें क्या बन गया, इस वजह से विद्युत क्षेत्र बन गया, क्या बन गया, इस प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, ये विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो गया एक तरह से। इसका अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, हमने इस अध्याय के स्टार्टिंग किया था कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर हम पैरावैद्युतिक पदार्थ भरते हैं तो वो जो उसके ध्रुवित होते हैं, जो उसमें ध्रुव होते हैं, एक प्लस होता है माइनस होता है, वो उसके रेखीय अनुदिश हो जाता है। इसका मतलब रेखीय अनुदिश माइनस यहाँ तो है, यहाँ प्लस आ जाएगा, एक ही हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और अगर हम यहाँ माइनस और यहाँ प्लस इस तरीके से रखें, इस तरीके से यहाँ भी माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, ये किसका हो रहा है, अपन कह रहे हैं सही किसका हो रहा है, ये हो रहा है आपके पैरावैद्युतिक पदार्थ का। किसका हो रहा है, पैरावैद्युतिक पदार्थ का हो रहा है, पैरावैद्युत पदार्थ का हो रहा है, किसका हो रहा है, पैरावैद्युत पदार्थ होता है। समझ आ गया, तो सिंपल सा है, मैं ये डायग्राम बना लेना है, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, और यहाँ भी क्या जाएगा उसी तरीके से माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस ये कैंसिल कर रहा है, ये आपस में कैंसिल कर रहा है, ये आपस में, इसका मतलब जो अंदर वाले हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये माइनस रह जाएगा और ये प्लस रह जाएगा। इसको अलग कर दिया हमने, अभी दोनों के इन दोनों में से जो पैरावैद्युतिक पदार्थ है इसमें से कौन सा बचेगा, इधर तो क्या बचेगा माइनस, इधर क्या बचेगा प्लस, इसका मतलब प्लस से माइनस की तरफ इस यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र और बन जाएगा जो किसकी वजह से रहे, पैरावैद्युत पदार्थ की वजह से, क्या बन जाएगा Ep। अगर मैं यहाँ पर E की बात करूँ तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से है ये तो प्लेटों पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र के उपस्थित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अपना परावैद्युत पदार्थ पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा Ep इक्वल्स टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, हम इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो यहाँ निकाल देंगे इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को E1 से बोल दे तो E माइनस Ep, तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर हो जाता है, E1 के बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये परिणामी हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि जो E1 है वो क्या है, पैरावैद्युतिक पदार्थ किसी माध्यम आ गया, तो यहाँ पर परावैद्युत माध्यम से क्या बोल देंगे E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से, तो किसे देखना समीकरण 3 व 4 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो अपन इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ कर सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा P, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा कैंसिल इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r। अगर मैं यहाँ से सिग्मा P निकालूं तो अपन इसको कह सकते हैं माइनस सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r माइनस सिग्मा। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा, ये तो प्लस और ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r, और इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये घनत्व होता है इस
पर इन यहाँ पर जो उत्पन्न घनत्व, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा पी को घनत्व बोलते हैं, मतलब डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं डेंसिटी। तो वो किसका होता है, इसके ध्रुवण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, ध्रुवण के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख देना प्लेटों पर परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण प्लेटों के सिरों पर उत्पन्न घनत्व के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा पी किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा पी के बराबर हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पी इक्वल्स टू, और पी इक्वल्स टू अपन जानते हैं क्या होता है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके काई ई पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, काई पी। तो यहाँ पे पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा पी, तो पी इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, काई ई के बराबर, काई ई, और यहाँ पर कैपिटल ई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन उस तरीके से निकालना चाहें तो सिंप्लीफाई अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर E की वैल्यू पता है, जो हम यहाँ E की वैल्यू निकाले हैं, तो E की वैल्यू को निकाल सकते हैं E1 की वैल्यू। तो E1 भाई, इसके बाद जो हमें माध्यम में परावैद्युत पदार्थ में जो माध्यम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर E1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें तो P इक्वल्स टू, अब P को रहने दो, इसको डायरेक्ट कर दो आपस में, तो सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू काई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या जाएगा कि दोनों तरफ अगर मैं काई ई को सॉल्व करें, अगर अपन ऐसे बात करें तो यहाँ से सिग्मा तो कैंसिल हो गया, मतलब ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर वो मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर क्या बचता है कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई किसके है, 1 माइनस 1 एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू काई ई, यही बचता है ना, काई ई, बाकी सब कैंसिल हो गए, तो काई ई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर, तो कैंसिल, इक्वल्स टू क्या बचता है, काई ई। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, सिग्मा नॉट अगर कॉमन ले लें तो सिग्मा आर माइनस 1 और किसके बराबर होता है, काई ई के बराबर होता है। ये कई बार पूछ जाता है ये क्वेश्चन के द्वारा, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं काई ई, ठीक है, काई छोटा सा ई बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक संबंध आ गया, काई बोलते हैं अपन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, किसी पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक दो प्लेट है, दो प्लेटों के सिरे पर प्लस प्लस यहाँ हमारे उपस्थित है, तो इसके बीच में पैरेलल पदार्थ आते हैं, तो पैरेलल पदार्थ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण एक रेखा रिलीज हो जाता है। इस आवेश में अब यहाँ पे जो इसका बीच वाला भाग होता है दूसरे को निरस्त कर देता है, ये बच जाता है। इसके बचने की वजह से इसमें दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, एक तो ई हो जाता था, एक ई पी हो जाता है, एक ई हो जाता है, एक पी हो जाता है। दो भी क्वेश्चनों से हम परिणामी निकालेंगे तो ये आ जाएगा। परिणामी के बाद हमारा पहले जो माध्यम जो E1 है वो ये होता है, दोनों को बराबर करने पर हमारा सिग्मा पी आ जाएगा। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि सिग्मा पी किसके बराबर होता है, पी के बराबर, मतलब ध्रुवण के बराबर हो जाता है। तो ध्रुवण के हिसाब से हम यहाँ पे नया संबंध प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जब आपको कोई परेशानी आती है तो आप जरूर हमसे मिलिए, हमसे जरूर पूछिएगा, या कुछ भी जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।